दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल LCP केमिस्ट्री हब में। आज के इस वीडियो सेशन में अध्याय संख्या 2 विलयन के एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। अध्याय संख्या 2 विलयन का एक टॉपिक है राउल्ट नियम। तो आज के इस वीडियो सेशन में राउल्ट के नियम का अध्ययन करेंगे। राउल्ट का नियम क्या होता है, अवाष्पशील और वाष्पशील घटक के लिए इसके लिए क्या फॉर्मूले बनेंगे और साथ में राउल्ट के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं, सबके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले LCP केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन, जिसमें मुख्य रूप से अपन अध्ययन करेंगे राउल्ट के नियम का। तो सबसे पहले क्या कथन है राउल्ट के नियम का, उसको देखते हैं। तो दोस्तों, अगर अपन बात करें राउल्ट के नियम की, तो राउल्ट के नियम ने ये कथन दिया था कि कोई भी विलयन है अगर उसमें वाष्पशील द्रव उपस्थित है तो प्रत्येक जो अवयव है उसका जो आंशिक दाब उस विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो दोस्तों, क्या कथन बन जाएगा? सबसे पहली लाइन देखिए, वाष्पशील द्रवों के विलयन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, राउल्ट के नियम की जब भी बात आएगी तो दोस्तों आपको द्रव कैसे चाहिए, वाष्पशील द्रव चाहिए। तो वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, और दोस्तों आंशिक दाब को आप किससे प्रदर्शित करते हो, P से प्रदर्शित करते हो। तो वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो यही कथन है राउल्ट का नियम का, क्या कि जब भी आपके पास कोई भी विलयन उपस्थित हो, उस विलयन में अगर वाष्पशील द्रव है तो उस प्रत्येक अवयव का जो आंशिक दाब होता है विलयन में उपस्थित उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो ये आपके कथन क्लियर हो जाना चाहिए कि राउल्ट के नियम का क्या कथन है। तो राउल्ट के नियमानुसार वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। अब दोस्तों, इसको समझने के लिए अपन एक विलयन का कंसीडर करते हैं और उस विलयन में दो अवयव अपन मान लेते। एक अवयव तो A है और दूसरा अवयव कौन सा है, B है। और दोस्तों, ये जो विलयन है इसमें अवयव A और अवयव B दोनों ही क्या है, वाष्पशील है। तो इनका जो आंशिक दाब आएगा इनके मोल अंश के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो सबसे पहले दोस्तों अगर अपन बात करें अवयव A के लिए, तो राउल्ट के नियमानुसार क्या हो जाएगा दोस्तों, अवयव A के लिए बात करूंगा तो अवयव A के लिए आंशिक दाब क्या फॉर्मूला बनेगा, PA का मतलब क्या हो गया है दोस्तों, यहाँ पर PA का मतलब है विलायी का आंशिक वाष्प दाब या फिर अवयव A का आंशिक वाष्प दाब। राउल्ट के नियम के अनुसार राउल्ट ने क्या बोला था कि विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। और दोस्तों, मोल अंश को किससे प्रदर्शित करते हो आप, X से प्रदर्शित करते हो। और कौन से अवयव के लिए बोल रही हो, अवयव A के लिए, तो मोल अंश भी कौन से अवयव का आ जाएगा, अवयव A का मोल अंश आ जाएगा। दोस्तों, अगर आप यहां से समानुपाती वाला चिन्ह हटाओगे तो देखो क्या समीकरण बन जाएगा, PA बराबर, यहाँ पर आपको समानुपाती नियतांक लेना पड़ेगा और यहाँ पर समानुपाती नियतांक कौन सा है दोस्तों, PA नोड है। कौन सा है, PA नोड है। और आगे क्या लिखा हुआ है, XA आ जाएगा। तो ये दोस्तों आपके सामने समीकरण बन गई है, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर ये तो हो गया अवयव A के लिए। अब अपन किसकी बात करेंगे, अवयव B के लिए। तो देखिए अवयव B के लिए क्या इक्वेशन बन जाएगी, सिमिलर टाइप की इक्वेशन बनेगी दोस्तों। अवयव B के लिए बात करेंगे तो अवयव B का आंशिक दाब क्या हो गया, PB, और ये किसके समानुपाती होता है, विलयन में उपस्थित उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। मोल अंश को प्रदर्शित करते हो X से और अवयव B के लिए अध्ययन कर रहे हो तो ये समानुपाती किसके हो जाएगा, XB के हो जाएगा। सिमिलर थिंग है दोस्तों, यहाँ पर आपको जैसे ये समानुपाती वाला चिन्ह हटाना तो क्या लेना पड़ेगा, समानुपाती नियतांक लेना पड़ेगा। और यहाँ पर जो समानुपाती नियतांक है तो वो दोस्तों कौन सा होता है, PB नोड होता है। PB नोड का मतलब होता है दोस्तों शुद्ध अवस्था में अवयव B का आंशिक दाब, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा दोस्तों, XB आ जाएगा। ये हो गई आपके सामने इक्वेशन नंबर 2।
अब यहाँ पर अगर आपने 11th क्लास में 11वीं क्लास में द्रव्य की अवस्था नाम का एक चैप्टर था, उसमें एक नियम आता है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। तो दोस्तों अपन यहाँ पर उसी नियम की बात करेंगे। कौन सी नियम के अनुसार? डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। डाल्टन के आंशिक दाब के नियम। डाल्टन के आंशिक दाब के नियम अनुसार। इस नियम के अनुसार क्या होता है दोस्तों? इस नियम के अनुसार दोस्तों क्या होता है कि किसी भी विलयन में जितने भी अवयव उपस्थित है उन सभी अवयवों का जो आंशिक दाब होता है उसका योग हमेशा किसके तुल्य होगा? विलयन के आंशिक दाब के तुल्य होता है। तो यहां पर दोस्तों अगर मैं बात करूंगा विलयन का कुल आंशिक दाब कितना हो जाएगा? P, और विलयन में कितने अवयव उपस्थित है? 2। तो जो दोनों अवयव जितना दाब आरोपित करेंगे इन दोनों अवयवों के आंशिक दाब का जो योग होगा वही विलयन का आंशिक दाब कहलाता है। तो यहाँ पर अगर विलयन के कुल आंशिक दाब की बात करेंगे तो ये किसके बराबर होगा? किसके तुल्य होगा? अवयव A का आंशिक दाब प्लस अवयव B का आंशिक दाब। अब दोस्तों यहाँ पर अपन को पहले से पता है समीकरण 1 और 2 से PA के लिए क्या इक्वेशन बन जाएगी? PA किसके इक्वल होता है? PA नोड XA के। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या इक्वेशन बनेगी? P बराबर PA की वैल्यू मेंशन कर रहा हूं मैं, PA नोड XA प्लस और PB की वैल्यू किसके तुल्य होती है दोस्तों? PB नोड XA B के तुल्य होती है। ये आपने समीकरण को क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट थिंग है, क्या अपन पहले से जानते हैं क्या? चूंकि किसी भी विलयन में कितने भी अवयव उपस्थित हो उन सभी अवयवों की मोल अंश का योग सदैव 1 के तुल्य होता है। तो यहाँ पर दोस्तों कितने अवयव है आपके पास विलयन में? 2 अवयव है। एक तो अवयव A है और दूसरा अवयव कौन सा है? B है। तो दोस्तों अवयव A के लिए मोल भिन्न क्या होगी? XA, और अवयव B के लिए मोल भिन्न क्या हो गई? XB। तो यहाँ पर आपने मोल भिन्न में पढ़ा था क्या? मोल भिन्न को ही मोल अंश बोलते हैं। तो मोल भिन्न में क्या पढ़ा था कि किसी भी विलयन में जितने अवयव उपस्थित है उन सभी अवयवों की मोल भिन्न का योग सदैव 1 के तुल्य होता है। मतलब इनका योग हमेशा कितना होता है? 1 होता है। तो दोस्तों यहां से XA की क्या वैल्यू आ जाएगी? XA बराबर 1 माइनस ये, अगर आपको यहाँ पर XB को इस साइड ट्रांसफर करोगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो 1 माइनस XB हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है? इस समीकरण में जहां पर भी XA लिखा हुआ है वहां पर कौन सी वैल्यू पुट कर दोगे? 1 माइनस XB। तो देखिए क्या इक्वेशन बन जाएगी? P बराबर PA नोड, ये लीजिए P बराबर PA नोड XA की जगह क्या पुट करोगे? 1 माइनस XB। तो ये लीजिए दोस्तों यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया 1 माइनस XB प्लस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? PB नोड डॉट XAB। तो ये इक्वेशन बन गई है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? P इज इक्वल टू PA नोड को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? PA नोड कौन सा साइन है? माइनस, तो माइनस मेंशन कर दिया। PA नोड को XB से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? PA नोड XB आ गया प्लस PB नोड मल्टीप्लाई विद XB। अब यहां से दोस्तों यहां पर क्या करना? आपको कॉमन लेना है। यहां पर भी XB आ रहा है, यहां पर भी क्या आ रहा है? XB आ रहा है। तो इसी समीकरण को दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं? रिवाइज करके इस टाइप से मेंशन कर रहा हूं, रीअरेंजमेंट कर रहा हूं, पुनर्व्यवस्थित करके इस टाइप से लिख सकता हूं मैं P बराबर PA नोड प्लस PB नोड XB माइनस PA नोड XB। इस टाइप से आप इस समीकरण को मैंने क्या कर दिया? पुनर्व्यवस्थित कर दिया। तो इस वाली टर्म को मैंने पहले लिख दिया और इस वाली टर्म को बाद में लिख दिया। तो देखिए क्या बन जाएगा? PA नोड तो एजिट था, उसके बाद में PB नोड XB प्लस में तो प्लस PB नोड XB, और ये किसमें था? माइनस PA नोड XB। तो यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया? माइनस PA नोड XB। यहाँ पर दोस्तों कॉमन क्या आ जाएगा? XB यहाँ पर भी है, XB यहाँ पर भी है, तो कॉमन कौन आ जाएगा? XB क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? P इज इक्वल टू PA नोड प्लस कॉमन क्या ले लिया आपने? XB। तो ये लीजिए XB कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या रह जाएगा दोस्तों?
एक्स बी अगर आपने यहाँ पर कॉमन लिया है तो एक्स बी तो कॉमन आ गया, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, पी बी नॉट, ये रह गया पी बी नॉट, एक्स बी तो कॉमन आ गया और यहाँ पर एक्स बी है, यहाँ पर ये भी कॉमन आ गया, तो कौन रह गया, पी ए नॉट, तो पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट हो गया। ये दोस्तों आपको इक्वेशन क्या होती है, ऑब्टेन हो जाती है राउल्ट के नियम के अनुसार। घटक कौन से, ये वाष्पशील घटक है दोस्तों, कौन से घटक है यहाँ पर, ये वाष्पशील घटक है। तो ये इक्वेशन इंपोर्टेंट है। ये इक्वेशन एक्चुअल में आपको किसके बारे में बताती है दोस्तों, ये इक्वेशन बता रही है आपको राउल्ट के नियम, लेकिन कौन से घटक की बात की है आपने यहाँ पर, वाष्पशील घटक की बात की है। अब यहाँ पर कौन सी टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसको अपन मेंशन कर देती है दोस्तों। सबसे पहले अगर अपन बात करें पी का मतलब क्या हो जाएगा, विलियन का आंशिक दाब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जितनी भी टर्म आई है दोस्तों सभी को मेंशन करता हूं, जहां P बराबर तो किसके तुल्य, विलियन का दाब, मतलब विलियन है वाष्पशील द्रव्य का विलियन है, वो कितना दाब आरोपित करेगा, तो P बराबर तो क्या हो गया, विलियन का दाब हो गया। दूसरे वाली टर्म देखते हैं दोस्तों, पी ए नोट का मतलब क्या हो जाएगा, पी ए नोट का मतलब है अवयव ए का शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब। नोट जहां पर भी लगाया तो वहां पर शुद्ध अवस्था लगानी है, तो यहां पर आप क्या मेंशन कर दोगे, अवयव ए का शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब, अवयव ए का शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब, ये हो गया आपके पी ए नोट, शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब। इसी प्रकार से दोस्तों पीबी के लिए हो जाएगा आंशिक दाब, ठीक है। इसी टाइप से दोस्तों अगर आप बात करोगे कौन सा, पीबी नोट, तो पीबी नोट का मतलब क्या हो जाएगा, अवयव बी का, यहां पर कौन सा जाएगा, अवयव बी का शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब। बाकी लैंग्वेज सेम रहेगी, बस अवयव ए की जगह अवयव बी आ जाएगा दोस्तों। साथ में देखेंगे एक्स ए और एक्स बी किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, तो यहां पर मेंशन कर दीजिए एक्स ए तो किसकी मोल भिन्न है, अवयव ए की मोल भिन्न है। ये किसकी मोल भिन्न है दोस्तों, अवयव ए की मोल भिन्न बोल दीजिए या मोल अंश बोल दीजिए, बात एक ही है। तो यहाँ पर अवयव ए की जो मोल भिन्न वो तो कौन सी है, एक्स ए, और दोस्तों यहाँ पर बता दीजिए एक्स बी किसके तुल्य होगा, एक्स बी कौन सी अवयव की हो जाएगी, अवयव बी की मोल भिन्न हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आपने कंप्लीट डेरिवेशन कर दिया है दोस्तों, जिसमें पी ए नोट पी बी नोट शुद्ध अवस्था में होते हैं और एक्चुअल में पी ए और पी बी किसमें होते हैं दोस्तों, आंशिक दाब होती है। शुद्ध अवस्था में नहीं होता है कौन सा, विदाउट नोड वाला। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। यहाँ पर जैसे अगर अपन बात करेंगे पीए किसके तुल्य, तो पीए का मतलब क्या हो जाएगा, अवयव ए का आंशिक वाष्प दाब हो जाएगा। तो ये भी मेंशन कर देते हैं अपन साइड के अंदर, ये लीजिए यहीं पर मेंशन कर देते हैं पीए, ये किसके तुल्य है दोस्तों, पीए किसके तुल्य, अवयव ए का आंशिक वाष्प दाब, अवयव ए का आंशिक वाष्प दाब है। और दोस्तों इसी प्रकार से अगर पीबी के लिए बोलना हो तो पीबी के लिए क्या बन जाएगा, पीबी भी सेम है, यहाँ पर अवयव कौन सा जाएगा, अवयव बी का आंशिक वाष्प दाब हो जाएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों आपके राउल्ट का नियम का क्या कथन था। राउल्ट ने एक ही बात बोली थी, क्या, राउल्ट के नियम के अनुसार जो भी वाष्पशील द्रव्य के विलयन है उसमें प्रत्येक अवयव का जो आंशिक दाब है विलयन में उसके मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसको समझने के लिए आपने एक विलयन में दो अवयव मान लिए, पहला अवयव ए है, दूसरा कौन सा है, बी है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार जो अवयव ए का आंशिक दाब क्या हो गया, पी ए, समानुपाती क्या हो जाएगा, इसकी उस अवयव के मोल अंश को प्रदर्शित करती हो एक्स से, और अवयव कौन सा है, ए, तो क्या हो जाएगा, एक्स से हो जाएगा। इसी प्रकार से अवयव बी का आंशिक दाब क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा एक्स बी के। दो समीकरण बन गई है। उसके बाद में डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार आपको यहाँ पर क्या करना है, सोल्व करना है कि विलयन में जितने भी अवयव है उन सभी अवयवों के आंशिक दाब का योगी विलयन के आंशिक दाब के तुल्य होता है। तो डाल्टन के नियमानुसार आपने मेंशन कर दिया P बराबर PA प्लस PB। साथ में एक बात आप पहले से जानते हो, किसी भी विलयन में कितने भी अवयव उपस्थित हो उन सभी अवयवों के मोल भिन्न का योग सदैव एक के बराबर होता है। तो यहां पर से आपने दोस्तों x1 की वैल्यू निकाल ली और x1 की वैल्यू को समीकरण में पुट करके ये आपने संबंध क्या कर दिया, स्थापित कर दिया दोस्तों। अब अगर नेक्स्ट बात करें कि यहाँ पर तो जो दोनों अवयव थे
अवयव ए और अवयव बी दोस्तों दोनों ही कैसे थे, वाष्पशील थे। लेकिन मान लीजिए अगर अवाष्पशील घटक आ जाए तो उस कंडीशन में राउल्ट का नियम है, उसको आप कैसे सोल्व करोगे। तो यहां पर अपन नेक्स्ट वाली लाइन के अंदर दोस्तों कौन सा देखेंगे, अवाष्पशील घटक के लिए राउल्ट का नियम। अब की बार जो भी घटक है वो कैसा है, अवाष्पशील है, वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा, अवाष्पशील घटक के लिए, अवाष्पशील घटक के लिए राउल्ट का नियम, अवाष्पशील घटक के लिए राउल्ट का नियम। तो यहां पर दोस्तों बातें सेम, आज जो आपने विले वाला घटक लिया है वो कैसा हो जाएगा, अवाष्पशील हो जाएगा। तो अगर राउल्ट के नियम के अनुसार अपन बात करेंगे तो दोस्तों P किसके बराबर होता है, विलयन का जो कुल दाब है वो किसके बराबर हो जाएगा, अवयव ए का आंशिक वाष्प दाब और अवयव बी का आंशिक वाष्प दाब, मतलब PA प्लस PB के तुल्य होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपने बोल दिया घटक कौन सा है, अवाष्पशील है, और यहाँ पर अवाष्पशील घटक का मतलब जो PB है ये वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा, तो वाष्प दाब आरोपित नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो PB मतलब जो घटक B का आंशिक दाब दोस्तों कैसा है, नगण्य है। तो ये आपको पता रखना है, क्योंकि यहाँ पर विलय कौन सा है, B, और B घटक का आंशिक दाब क्या हो जाएगा, PB, और अवाष्पशील घटक है तो ये वाष्प दाब में अपनी भूमिका नहीं निभाता है। मतलब यहाँ पर जो PB दोस्तों किसके तुल्य हो जाएगा, ये नगण्य वाष्प दाब होता है। घटक B है जो अवाष्पशील है उसका वाष्प दाब भी कैसा हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तो यहाँ पर PB क्या हो गया, नगण्य वाष्प दाब। और दोस्तों एक्चुअल में यहाँ पर जो PB है ये कौन सा घटक है, वाष्पशील घटक है या अवाष्पशील घटक है, ये आपका अवाष्पशील घटक है। अवाष्पशील घटक होने के कारण ही इसका जो आंशिक दाब है वो कैसा हो गया, नगण्य हो गया। तो यहाँ पर जो PB है वो किस प्रकार का घटक है दोस्तों, अवाष्पशील घटक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर P बराबर PA प्लस PB होता है, लेकिन जो घटक B कैसा है, अवाष्पशील घटक है, तो उसका आंशिक दाब भी कैसा हो गया, नगण्य हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, P बराबर PA के तुल्य होगा, क्योंकि ये तो नगण्य है, योगदान देगा नहीं वाष्प दाब में। तो P किसके तुल्य हो गया, PA के तुल्य हो गया। जैसे आप इस वाली इक्वेशन को एक्सटेंड करोगे तो क्या बन जाएगा, P इक्वल टू PA किसके बराबर होता है, PA नोड, और यहाँ पर क्या आ गया, XA आ गया। और आपको पहले से पता है कि XA प्लस XB, या पहले से जानते हो XA प्लस XB मतलब अवयव A की मोल भिन्न प्लस अवयव B की मोल भिन्न का योग कितना होता है, 1। तो यहाँ से XA की क्या वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, 1 माइनस XB। तो यहाँ पर XA को आप किससे रिप्लेस कर दोगे, 1 माइनस XB से। तो बताइए दोस्तों क्या इक्वेशन बनेगी, P बराबर PA नॉट, यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 माइनस XB बन गया दोस्तों। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इक्वेशन क्या बनेगी, P इज इक्वल टू PA नॉट को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, PA नॉट माइनस PA नॉट को XB से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, PA नॉट XB आपको क्या हो गया, ऑब्टेन हो गया दोस्तों। अब यहां से इंपॉर्टेंट थिंग क्या है दोस्तों, ये जो अब इसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, देखना किस टाइप से इस वाली इक्वेशन को मैं पुनर्व्यवस्थित करके लिख रहा हूं दोस्तों। तो यहाँ पर देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इस वाली टर्म को इस साइड मेंशन कर दीजिए और इस साइड वाली टर्म को इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये माइनस का है तो इधर अगर आप इसको सेंड करोगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो बताइए यहाँ पर क्या इक्वेशन बनेगी, PA नॉट XB, ये लीजिए माइनस का था, इस साइड सेंड किया तो प्लस का हो गया ये। और ये देखिए क्या मेंशन कर रखा है, PA नॉट, तो मैंने भी क्या मेंशन कर दिया, PA नॉट। ये P साइड प्लस का था, अगर इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो PA नॉट माइनस क्या हो गया, P हो गया। अब यहां से दोस्तों आप एक इक्वेशन बना सकते हो, इक्वेशन क्या है दोस्तों, XB। तो बताइए XB किसके तुल्य हो जाएगा, तो XB किसके तुल्य हो जाएगा, PA नॉट माइनस P डिवाइड बाई PA नॉट। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, XB किसके तुल्य है दोस्तों, PA नॉट माइनस P डिवाइड बाई PA नॉट। तो ये समीकरण बनती है दोस्तों किसके लिए, अगर आपको अवाष्पशील घटक के लिए राउल्ट का नियम बताना है तो इस प्रकार से बनेगा। XB का मतलब क्या हो जाएगा, विल्ले का मोल भिन्न या विल्ले के मोल अंश। PA नोट क्या हो जाएगा, शुद्ध अवस्था में अवयव A का आंशिक वाष्प दाब। P का मतलब क्या हो जाएगा, विलयन का आंशिक वाष्प दाब, और PA नोट का मतलब वापिस से क्या हो जाएगा, शुद्ध अवस्था में अवयव A का
वाष्प अवस्था में आंशिक दाब। तो ये दोस्तों आपके साथ समीकरण आपको ये प्राप्त हो जाता है। राउल्ट का नियम यहाँ पर फिनिश होता है। अब लास्ट में अपन दोस्तों ये देखेंगे राउल्ट का जो नियम है उसके लिए क्या क्या शर्तें है, राउल्ट का नियम कब कब लागू होता है और कब लागू नहीं होता है। तो सबसे पहली शर्त देखिए, राउल्ट के नियम को अगर आपको लागू करना है तो उसके लिए कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशन है। तो सबसे पहला नियम क्या है, राउल्ट नियम की सबसे पहली सीमा क्या है, राउल्ट का नियम तनु विलयन, सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, राउल्ट का नियम है केवल और केवल तनु विलयनों के लिए क्या होता है, वैध होता है, मान्य होता है। सांद्र विलयन पर कभी भी राउल्ट का नियम आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहली वाली सीमा तो क्या होगी, राउल्ट का नियम केवल और केवल तनु विलयन के लिए ही क्या होता है, मान्य होता है। सांद्र विलयन के लिए राउल्ट का नियम नहीं लग सकता। मतलब जब भी विलयन सांद्र होगा तो वो वाला विलयन है राउल्ट के नियम से क्या दर्शाएगा, विचलन दर्शाता है। तो ये पता होना चाहिए राउल्ट का नियम केवल और केवल तनु विलयन के लिए क्या होता है, मान्य होता है। दूसरी सीमाएं देखिए, विद्युत अपघट्य के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों जो भी विद्युत अपघट्य होते हैं ये विलायक में क्या हो जाती है या विलयन में क्या हो जाती है, इनका संयोजन या वियोजन हो जाता है। तो दोस्तों राउल्ट का नियम है वो विलय के संयोजन और वियोजन होने पर भी लागू नहीं होता है। तीसरा देखिए, यह नियम केवल अवाष्पशील विलय के विलयनों पर लागू होता है। मतलब जो राउल्ट का नियम है दोस्तों कब 100% आप अप्लाई कर पाओगे, जो भी आपने विलय लिया है अगर वो विलय कौन सा है, अवाष्पशील विलय है, तभी उसी वाले विलयन पर राउल्ट का नियम लागू हो पाएगा। और लास्ट सीमा देखिए, इसमें ताप स्थिर रहना चाहिए। मतलब जो भी राउल्ट का नियम है उसमें ताप कैसा रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, ताप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो राउल्ट की नियम की 4 सीमाएं पढ़ी है आपने। पहली सीमा तो क्या होगी, ये तनु विलयनों के लिए लागू होता है। दूसरी में आपने क्या बताया कि विद्युत अपघट्यों के लिए ये लागू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो विद्युत अपघट्य है वो उनका विलयन में संयोजन और वियोजन हो जाता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो राउल्ट का नियम आपको किसी विलयन पर लागू करना है तो विलय कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों विलय कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील विलय होना चाहिए, तभी राउल्ट का नियम 100% लागू होता है। और लास्ट जो सीमा यह है दोस्तों कि राउल्ट का नियम जब भी आप अप्लाई करते हो तो उस दौरान ताप हमेशा कैसा रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, ताप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये था दोस्तों राउल्ट का नियम वाष्पशील के लिए, अवाष्पशील के लिए और राउल्ट नियम की सीमाएं। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।